हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। आज हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 2026 में कैसा रहेगा और 2025 में ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, हर महीने के 1 तारीख को आपको आ जाता है ऑटोमोबाइल्स का डेटा, जिसके ऊपर एनालिसिस करते हैं सारे ब्रोकिंग हाउसेस, रिसर्च कंपनियां और उनका डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो वही सारे रिसर्च रिपोर्ट हम पढ़ के आपके लिए कुछ डेटा लाए हैं। जैसे अगर एसयूवी और कार्स ज्यादा सेल हो रहे हैं तो यहाँ पे क्लैरिटी आ रहा है कि हायर मिडिल क्लास लोगों के पास अच्छा पैसा बना है। तो अच्छे पास ये पैसा किस तरफ जा सकता है और कौन कौन से सेक्टर में इम्पैक्ट डाल सकता है। उसी तरह टू व्हीलर सेगमेंट है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए, जहां पर बड़ा नंबर आता है पॉपुलेशन का, और ये पैसा जिस तरफ भी मुड़ता है वहां से सेक्टर पता चल सकता है कि कौन कौन से सेक्टर मिडिल क्लास इंटरेस्ट ले रहे हैं, वहां पर ग्रोथ कितने दूर तक आ सकता है। तो सकते हैं, तो चलिए देर नहीं करते हुए समझते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैसे काम करता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है 6 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, यूटिलिटी व्हीकल्स, एसयूवी बोल सकते हो, टू व्हीलर्स आ गया, फार्म इक्विपमेंट्स हो गया और फाइनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये बहुत ही बड़ा एरिया है और इसको अगर आपको समझ में आ गया तो आने वाले समय में आपको पता चल सकता है कि इकोनॉमी कंडीशंस कहाँ जा सकता है। ये सारा एनालिसिस तो मैं एक दिन में नहीं कर सकता। हम आज बात करेंगे टू व्हीलर सेगमेंट कैसा रहा लास्ट ईयर और इसमें कैसा ग्रोथ है और कौन सा कंपनी कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो 4 बड़े कंपनी हैं जो मेजर इंडिया में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले आते हैं हीरो मोटर कॉप में। तो हीरो मोटर कॉप में आप अगर देखोगे तो 4,56,000 यूनिट्स उन्होंने बेचा हुआ है दिसंबर में। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है लगभग 40% का, और मंथ ऑन मंथ डाउन हुआ है 25% का। उसी तरह इसमें क्लैरिटी आ रहा है कि बहुत ही अच्छा इन्होंने सेल किया हुआ है, लेकिन लास्ट मंथ में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए नवंबर और दिसंबर में। और अगर जब हीरो की बात करते हैं तो हमारे मन में सिर्फ मोटरसाइकिल्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अलग सेगमेंट है। मोटरसाइकिल में 4,20,000 यूनिट उन्होंने बेचा है, 4,02,000 यूनिट्स लगभग बेचा है, और यहाँ पे 34% का ग्रोथ देखने के लिए मिला है। और मंथ ऑन मंथ इनका 25%, मतलब नवंबर के कंपैरिजन में दिसंबर लगभग 25% का डिक्रीज देखने के लिए मिला है। उसी तरह दूसरे सेगमेंट में स्कूटर जो है, यहाँ पे 54,105 यूनिट्स उन्होंने सेल किया है, जो कि साल दर साल 105% का ग्रोथ। मतलब जो पैसा स्कूटर में लोगों ने डाला है, स्कूटी जो होता है जो विदाउट गियर होता है, वहां पे पैसा इन्होंने एंगेज किया है, लोगों ने ज्यादा इस यूनिट्स में फोकस किया है। लेकिन मंथ ऑन मंथ में आप अगर देखोगे तो 17% का डिक्रीज नवंबर और दिसंबर कंपैरिजन में। मैं जब भी मंथ ऑन मंथ बोल रहा हूँ तो लास्ट ईयर का नवंबर और दिसंबर का कंपैरिजन। उसी तरह डोमेस्टिक सेल 4,19,000 यूनिट्स उन्होंने बेचा है, जिसमें 42% इनका डोमेस्टिक सेल रहा और डाउन बाय 26.5 मंथ ऑन मंथ में रहा नवंबर दिसंबर कंपैरिजन में। वाइल एक्सपोर्ट अगर देखेंगे तो 21% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर और 9.6% का यहाँ पे हल्का सा ग्रोथ देखने के लिए मिला मंथ ऑन मंथ में। अभी इस डेटा नंबर को तो हमने समझ लिया। अभी यहाँ पर ये तो हो गया फाइनेंशियल्स, मतलब हम जब फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं तो ये फाइनेंशियल सेल्स के बारे में बताता है कि कहाँ पे पैसा बच गया है। लेकिन इस यहाँ से जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझेंगे तो यहाँ पे मुझे 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्लू मिल रहे हैं। नंबर 1 जो है कि इनका जो डोमेस्टिक प्रेजेंस है वो अच्छा है। डोमेस्टिक प्रेजेंस, मैं थोड़ा माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर हो रहा है, माफ कीजिएगा। ओके, डोमेस्टिक जो प्रेजेंस है ये अच्छा रहा, और इनका एक्सपोर्ट उतना उतना स्ट्रांग नहीं है डोमेस्टिक के हिसाब से। मतलब अगर इंडिया को हम देखेंगे तो इंडिया में इधर रहा चाइना, इधर रहा मिडिल ईस्ट, उधर यूरोप और यहाँ पे अमेरिका। अगर जियोपॉलिटिकल इश्यूज प्रॉब्लम करते हैं लेकिन हमारे देश में कंजप्शन अच्छा है तो इस कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर देश में जीडीपी ग्रोथ कर रहा है तो हीरो मोटर कॉप का सेल्स बढ़ सकता है। प्राइस स्टॉक का बढ़ेगा या नहीं ये टेक्निकल से आपको पता चल सकता है, लेकिन अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसमें बैठे रहे या निकल जाए, इस क्लू मिल जाता है। सेकंड कंडीशन इसमें जो मुझे नजर आया वो है कि इनका स्कूटर जो सबसे अच्छा सेल हुआ है। स्कूटर
अच्छा सेल हुआ है। तो स्कूटर कौन से लोग चलाते हैं, मतलब जो विदाउट गियर? लगभग मैंने देखा है 2023-24 में बहुत अच्छे कार सेल्स हुआ था। उसके बाद लोगों ने जो कार रखा हुआ है, कंजप्शन स्लो होने के कारण, मतलब लोगों के पास पैसा कम होने के बाद लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक एक स्कूटी क्यों ना खरीद लें। मुझे ये समझ में आ रहा है, इसका कुछ भी मतलब हो सकता है, लेकिन मेरा समझ ये बता रहा है कि कार के साथ हमेशा कोई स्कूटी रखता है, कि जो सारे जगह वो घूमते थे कार में, अभी छोटे मोटे जगह वो स्कूटी में वो सब मेकअप कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक हल्का सा इंडिकेशन मिल रहा है कि हायर मिडिल क्लास जो है, या फिर मिडिल क्लास लोग जो है, लोअर मिडिल क्लास को छोड़ के, उनके पास कार के बाद उनका जो सेकंड चॉइस रहा स्कूटी, इस साल इस महीने। तो ये क्लैरिटी देता है कि वहां पर भी हल्का सा पैसा कम ही देखने के लिए मिला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसका डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं कि कैसा दिखेगा इनका सेल्स का डायग्राम, तो ये रहा। आपको क्लैरिटी देखने के लिए मिल रहा होगा कि सितंबर और अक्टूबर में सबसे अच्छा सेल रहा। साल के शुरुआत में जून से लेकर अगस्त तक इनका उतना अच्छा सेल नहीं रहा, और दिसंबर में बहुत ही गिरावट हुआ है। यहाँ पे नंबर्स भी शो कर रहा है। आपको अगर क्लैरिटी चाहिए तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको बाद में एनालिसिस कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बजाज ऑटो का कैसा रहा। बजाज ऑटो अगर देखेंगे तो टू व्हीलर्स का है बजाज ऑटो हम बात कर रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। बजाज ऑटो 3,10,000 यूनिट्स इन्होंने बेचा है दिसंबर 2025 में। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मिला के बता रहे हैं। 14% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। तो लग समझ में आ रहा है कि इनका सेल उतना अच्छा नहीं रहा कंपेरेटिव टू हीरो मोटरकॉप, लेकिन 18% का डिक्रीज रहा मंथ ऑन मंथ नवंबर के कंपैरिजन में। उसी तरह डोमेस्टिक स्केल में इंक्रीज 3% ईयर ऑन ईयर हुआ है, मतलब डोमेस्टिक में इन्होंने अच्छा नहीं बेचा है, क्लैरिटी आ रहा है। और 34% का ड्रॉप हुआ है नवंबर के कंपैरिजन में जो डोमेस्टिक सेल। एक्सपोर्ट अगर देखेंगे तो 24% का एक्सपोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पे मंथ ऑन मंथ जो डिक्रीज हुआ है, हल्का सा सेल हुआ है, 0.5% का इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट में। तो बजाज ऑटो ने जो गेम किया है वो है एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो ये मुझे फंडामेंटल समझ में आ गया। देखिए बहुत लोग इंट्राडे करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, लेकिन मेरा जो मास्टरी है, मैं अच्छे स्टॉक्स चुन सकता हूँ और उसको एक्सट्रीम लेवल तक पकड़ के रखता हूँ जहां पर बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, क्योंकि मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स और फंडामेंटल के ऊपर नॉलेज है। इसके रिलेटेड हम बहुत सारे क्लासेस देते हैं। नीचे नंबर आपको दिया गया है, उस नंबर पे व्हाट्सअप या कॉल करके मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको शेड्यूल्स और सारी डिटेल्स बता सकता हूँ। चलिए बजाज ऑटो के बारे में थोड़ा समझते हैं। नंबर वन, इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स में मुझे एक क्लैरिटी आ गया कि इनका एक्सपोर्ट अच्छा है। तो मैंने जैसे बताया कि ये इंडिया है, इनका ग्लोबल प्रेजेंस अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनका एक्सपोर्ट होने का कारण एक ही है, फ्यूल एफिशिएंसी और लो मेंटेनेंस गाड़ी बनाते हैं। तो छोटे कंट्रीज जो हैं, जैसे कि अफ्रीका हो गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इनका बहुत अच्छा सेल हो रहा है, क्योंकि वहां पे टैक्सी के हिसाब से बजाज के बहुत सारे गाड़ी, जैसे प्लेटिना हो गया, डिस्कवर हो गया, अभी तक बॉक्सर वो यूज करते हैं लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे हमारा यहाँ पे रैपिडो चलता है। ठीक है, तो इसीलिए इनका एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत अच्छा प्रेजेंस है। अगर इस साल में देखेंगे तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज बहुत कंटिन्यूअसली लगे रहे, इसलिए यहाँ पे सेल्स उतना अच्छा नहीं रहा। फिर भी इन्होंने 24-25% का ग्रोथ बनाया। मतलब आगे जाके अगर जियोपॉलिटिकल इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं तो समझ सकते हो, तो बजाज ऑटो में कैसा ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। ये क्लियर बात है। सेकेंड जो पॉइंट है, जो मुझे इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझ में आ रहा है, वो है डॉलर बेस। डॉलर, क्योंकि डॉलर का प्राइस 80 से लेके 90 तक बढ़ा, हमारा रुपये डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे इसका बेनिफिट भी मिलेगा। जैसे आईटी कंपनीज पैसा कमाती हैं डॉलर में, लेकिन पैसा पेमेंट करती है कैसे? रुपीज में, राइट? लेकिन कमाती कैसे है? डॉलर में। तो ये कंपनी भी वही कर रही है, प्रोडक्शन जो कर रहा है एम्प्लॉइज, या प्रोडक्शन जो भी हो रहा है वो रुपीज में हो रहा है, लेकिन ये एक्सपोर्ट करके कमा के आ रहे हैं डॉलर। तो डॉलर मार्जिन इनको बेनिफिट मिल रहा है। तो डॉलर का प्राइसेस अगर बढ़ता है, हमारा रुपये डिक्रीज होता है, तो इसका बेनिफिट भी इसको मिलेगा। तो ये दो क्लूज याद रखिएगा, ये दो क्लूज में बजाज को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे।
इसका डायग्राम देख लीजिए, मैं डायग्राम आपको शो कर ले रहा हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर भी आप अगर देखोगे तो सितंबर और अक्टूबर में बहुत अच्छा सेल बना था, और यहाँ पे कर्व थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा था और यहाँ पे गिरा हुआ है। तो इस साल में सितंबर अक्टूबर में लोगों के पास पैसा आया था, वो पैसा धीरे धीरे नवंबर दिसंबर तक खत्म हो चुका है, इसीलिए मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तोड़ रहा है, लेकिन उसे इतने मजबूती के साथ नहीं तोड़ पा रहा है। ठीक है, फाइनली हम चलते हैं टीवीएस मोटर में, जहां पे टू व्हीलर का सेल कितना 47% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर, बहुत ही बड़ा नंबर है। इसने इन्होंने तो मतलब इनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, हीरो मोटोकॉर्प का। और 7% का डिग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर नवंबर के कंपैरिजन में। मोटरसाइकिल सेल कितना बढ़ा है, 49%। ठीक है, ईयर ऑन ईयर 50% लगभग इनका मोटरसाइकिल का सेल बढ़ा है, और 10% का डिग्रोथ हुआ है इनका मंथ ऑन मंथ में। स्कूटर सेल देखेंगे तो लगभग 1,98,000 यूनिट्स इन्होंने बेचे। हीरो होंडा जहां पर 50,000 यूनिट बेचा है, तो लगभग यहाँ पर भी 47% का ग्रोथ भयंकर है। इस कारण से शेयर प्राइस दौड़ रहा था, लेकिन हमको समझ में नहीं आया क्यों इतना बढ़ जा रहा है ईयर ऑन ईयर, बट डिक्लाइन बाई 5% मंथ ऑन मंथ। इनका और एक सेगमेंट है जहां पर उनको 38% का ग्रोथ देखने के लिए मिला और मंथ ऑन मंथ। तो मेरे हिसाब से जो 3 सेगमेंट्स मैंने बात किया, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस तो टीवीएस मोटर ने किया हुआ है। और अगर इसका परफॉर्मेंस आप लोग चार्ट में भी देख सकते हो, ये रीजन है। आप अगर कोई स्टॉक खरीदते हो, वो स्टॉक को जल्दी बेच देते हो, क्योंकि आपको पता नहीं होता है इनका इकोनॉमिक्स कैसा चल रहा है। ठीक है, तो मैं टीवीएस मोटर को जितना जानता हूँ, इनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में इनका बहुत अच्छा प्रेजेंस है। डोमेस्टिक में भी मार्केट में अच्छा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी अच्छा कर रहे हैं, और उनके प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छा चल रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, इनका डायग्राम देख लीजिए। इनका डायग्राम अगर देखेंगे, पूरा जून से लेके ग्रोथ रहा अक्टूबर तक, ठीक है, कंटिन्यूअसली। और इनका अगर अच्छा मंथ्स में देखूंगा तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, लेकिन ये कंटिन्यूअसली ग्रो करते गए। नवंबर और दिसंबर में इनका थोड़ा सा हल्का सा गिरावट देखने के लिए मिला, खासकर दिसंबर। तो दिसंबर का क्लैरिटी मिल रहा है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो स्लो रहा है। अगर लोग गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं तो गाड़ियां सबसे लास्ट ऑप्शन होता है नीड के वक्त, लेकिन जब पैसा आता है तो पहला ऑप्शन गाड़ियां होता है। गाड़ियां खरीदने के लिए लोग पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये पहला इंडिकेट कर देता है। ठीक है, ये सब जानकारी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बोलता है कि आपको कुछ नहीं पता करना है, सिर्फ कैंडल देख के चार्ट कर देख के आप पैसा बना सकते हो, भगवान भरोसे, आप कितना बना रहे हो मेरे को पता नहीं, बहुत मुश्किल से बनता है और मुट्ठी भर लोग बना पाते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में और स्टॉक्स में भयंकर पैसा बनता है, ऐसे ही डेटा एनालिसिस किया जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं रॉयल एनफील्ड में, जो एसर मोटर बनाता है। मोटरसाइकिल सेल्स अगर दिसंबर में देखेंगे तो 30% का ग्रोथ रहा, जो कि परसेंटेज के हिसाब से हीरो मोटरकॉर्प के साथ ही है, लेकिन यूनिट्स के हिसाब से कम है। लेकिन साल दर साल परसेंटेज ग्रोथ अच्छा रहा। 2.9% का मंथ ऑन मंथ सेल रहा, यहाँ पे गिरावट मंथ ऑन मंथ सेल में नहीं है। 350 सेगमेंट में इन्होंने 37% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दिखा है, और 5.7% मंथ ऑन मंथ का ग्रोथ देखने के लिए मिला है। इनका डायग्राम थोड़ा देखते हैं। डायग्राम में इनका भी अगर देखेंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर बहुत अच्छा रहा, नवंबर दिसंबर में डिग्रोथ देखने के लिए मिला है। एचर मोटर का अगर अगले साल से इस साल का मैं देखूं तो यूरोप वगैरह में ये बहुत अच्छा सेल कर रहे थे, यूएस में बहुत अच्छा सेल कर रहे थे, इसीलिए इनका सेल्स अच्छा रहा। इसीलिए, लेकिन इस साल अगर आप एक्सपोर्ट के बारे में देखेंगे तो 10% का डिग्रोथ देखने के लिए मिला है ईयर ऑन ईयर, बट इंक्रीज हुआ है मंथ के लास्ट में, जहां पर दिसंबर में कोई भी गाड़ी बेचा अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 1.5% का ग्रोथ देखने के लिए मिला है। मतलब ग्लोबल मार्केट के स्ट्रेंथ में इन्होंने भी अपनी जगह बना लिया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन में इनका डोमेस्टिक प्रेजेंस भी अच्छा है, क्योंकि 350 सेगमेंट में जो हंटर जो गाड़ी है वो लगभग 1.5 लाख के आसपास आ जाता है, जहां पर सारे कंपनियां 200 सीसी 150 सीसी की गाड़ी बेचते हैं, वहां पे ये 300 सीसी की गाड़ी बेचते हैं। तो डोमेस्टिक में प्रेजेंस अच्छा है, और इनका जो इंटरसेप्टर है, ये इंटरसेप्टर ग्लोबली बहुत अच्छा एक्सेप्टेबल है। तो ये दोनों साइड से अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस डालता हूं कि नंबर 1, अगर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल्स
जियोपॉलिटिकल्स अच्छे होते हैं तो कौन से कंपनी का सेल्स बढ़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर हमारा इंडियन कंजप्शन इंडिया का बढ़ता है तो कौन सा कंपनी ज्यादा बेनिफिटेड होगा। थर्ड, कौन सा न्यूट्रल कंपनी है जो कि दोनों कंडीशंस अच्छे हो जाएं तो दोनों का बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, ये 1 2 3 करके आप आंसर कमेंट में दीजिए तो समझ में आ जाएगा कि आपने मेरा लेक्चर अच्छे से सुना या नहीं। इस तरह मैं सारे कंपनियों का, जैसे कि पैसेंजर व्हीकल हो गया या फिर हैवी व्हीकल हो गया, ट्रक्स हो गया, ईवी का, इन सब के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। लेकिन आपने कौन सा शेयर खरीदा है और वो कौन से सेक्टर्स में आता है वो नाम कमेंट कीजिए और मुझे प्लीज बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो जाके मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ये सारा बनाने के लिए, डेटा पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग ये सारे कंपनी खरीद के बैठे हुए हैं, तो उनको बहुत हेल्प होगा। ये जो मैंने टोटल रिसर्च मैंने आपको बताया, ये रिसर्च प्रोवाइड किया हुआ है इन्वेस्ट वैल्यू, जो इन्वेस्ट फॉर एजुकेशन है, उन्होंने, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये रिसर्च रिपोर्ट पूरा चाहिए तो मैंने जो नंबर आपके साथ शेयर किया हुआ है उस नंबर पे व्हाट्सअप करिए रिसर्च रिपोर्ट, मैं ये रिसर्च रिपोर्ट पूरा दे दूंगा, आप पढ़ के भी जान सकते हैं, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आया। आगे जाके कौन से सेक्टर पे मैं वीडियो बनाऊं प्लीज बताइए। थैंक यू वेरी मच।